हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम सेक्स और जेंडर में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्स और जेंडर दोनों में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे के सारे नोट्स हाथ से तैयार किए हुए नोट्स हैं, तो इसमें आपको केवल सेलेक्टेड कंटेंट ही मिलेगा और सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर, दोनों में अंतर क्या होता है। पहले बात करें निर्माण की, तो अगर सेक्स की बात करें तो सेक्स हमारा एक जैविक होता है, यानी बायोलॉजिकल होगा। ध्यान रखना है, सेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई लड़का है तो वो लड़का ही होगा और लड़की है तो लड़की होगा, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। कैसा होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, क्योंकि वो समाज ने दिया है ना। जेंडर समाज ने दिया है, जबकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, वो पैदाइशी है। अब पैदाइशी होने के बाद जो समाज ने उसे क्या दिया है, एक जेंडर दिया है कि ये पुरुष है और ये महिला है। अगला उत्पत्ति। उत्पत्ति की बात करें तो ये प्राकृतिक होगा, यानी नेचुरल होगा, जबकि दूसरा वाला समाज निर्मित होता है, यानी जेंडर समाज निर्मित होता है, समाज उसका निर्माण करता है, जबकि उत्पत्ति नहीं। परिवर्तनशीलता। इस सेक्स की बात करें, सेक्स स्थिर होगा, अगर मेल है तो वो मेल ही रहेगा और फीमेल है तो फीमेल रहेगा। लेकिन ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि ये समाज ने दिया है। समाज ने आपका नाम क्या रखा है, वो नाम को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे ही हम मेल और फीमेल, हमारी एक मानसिक सोच होती है कि पुरुष है और महिला है। पुरुष और महिला एक संज्ञा दी गई है, जिससे हम एक विशेष प्रकार की जाति को इंकित करते हैं, ये ध्यान रखना है। देखभाल, इसमें व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत सेक्स देखभाल व्यक्तिगत होगी और इसमें सामाजिक होगी। देखिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप खुद व्यक्तित्व आप बताते हैं, स्वयं बताते हैं, लेकिन बाहर आपको पुरुष और महिला में वर्गीकृत किया गया है कि आपको यहाँ पुरुष प्रसाधन है या महिला प्रसाधन है, ये पुरुषों की लाइन है या महिलाओं की लाइन है। तो इस तरीके से वो एक सामाजिक कंसेप्ट हो गया। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। बदलाव, सेक्स कभी बदला नहीं जा सकता और ये बदला जा सकता है, जेंडर बदला जा सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा। अब देखिए, जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना होती है। पहली, लैंगिक भूमिका समाज के द्वारा परिभाषित की जाती है, जैविक नहीं होती। लैंगिक भूमिका, लैंगिक भूमिका का मतलब क्या होता है? जैसे कि महिलाएं जो हैं वो ये वाला कार्य करेंगे, पुरुष ये वाला कार्य करेंगे। तो ये हमारी एक भूमिका हो गई, समाज में हम किस तरीके से काम करते हैं। पुरुष प्रधान देश में रहते हैं हम, पुरुष प्रधान दुनिया है, सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो पुरुष को दी जाती है। तो पुरुषों के काम अलग होते हैं, महिलाओं के काम अलग होते हैं। तो ये एक क्या हो गया, लैंगिक भूमिका हो गई। संस्कृति के अनुसार भिन्नता, संस्कृति के अनुसार भिन्नता का मतलब है अलग अलग समाज में अलग अलग जेंडर को अलग अलग महत्व दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम धार्मिक देखें तो हिंदुओं में महिलाओं को जितनी आज़ादी है उतनी मुस्लिम धर्म में नहीं है, और इसी तरीके से जितनी आज़ादी ईसाई धर्म में है उतनी हिंदू धर्म में नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग समाज जो है वो अलग अलग तरीके से सभी चीज़ों को देखता है, ये ध्यान रखना है। शुरुआत बचपन से, और शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से होती है। जैसे बच्चा परिवार में भी लड़कियों के कपड़े अलग होते हैं, लड़कों के कपड़े अलग होते हैं, तो उसमें वो भिन्नता जो है वो दिखने लगती है शुरुआत से। स्कूल में क्लासेज अलग होती है, कुछ तो स्कूल भी अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, बॉयज़ के स्कूल अलग होते हैं। मीडिया में लैंगिक भूमिकाएं सीखने को मिलते हैं कि ये मेल है, पुरुष है, या फिर महिला है, फीमेल है। प्रभावी कारक क्या है? माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी और मीडिया आदि, यानी ये सभी हैं जो उस लैंगिक भूमिका को या सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को बनाए रखते हैं कि पुरुषों ने ऐसा किया है, महिलाओं ने ऐसा किया है, महिलाएं ये काम करती हैं, पुरुष ये काम करते हैं। तो इसमें इन सभी का योगदान होता है, ध्यान रखना है। तो लैंगिक भूमिका, संस्कृति के अनुसार भिन्नता, शुरुआत बचपन से हो जाती है। प्रभावी कारक में माता पिता, शिक्षक और पड़ोसी माने जाते हैं। आगे चलें, अगला हमारा नेक्स्ट, लिंग में स्थिति संकेतक, स्टेटस इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर। देखो, सबसे पहले लिंग अनुपात की बात आती है। बहुत जगह पूछा जाता है लिंग अनुपात क्या होता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? हम लिंग अनुपात कहते हैं। मान लीजिए कहीं पुरुष की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या 900 है, तो वो लिंग अनुपात जो है 1:9 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। शिक्षा, लड़कियों की ड्रॉप आउट दर अधिक होती है। अब देखो ये क्या है,
ये लिंग संकेत है नहीं है। लड़कियों को लोग ज़्यादा नहीं पढ़ाते जबकि लड़कों के लिए एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना व्यर्थ है, तो लड़कियों का ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा होता है। यह आपने अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखा होगा। स्वास्थ्य, महिला शिशु दर अधिक होती है। महिला शिशु दर अधिक, मतलब लड़कियों की शिशु दर जो मृत्यु होती है वो अधिक होती है, ध्यान रखना है। क्योंकि लड़कियों को समाज में पसंद नहीं करते, उन्हें बोझ समझा जाता है, इसीलिए उनकी जो देखभाल होती है वो एक लड़के की तरह नहीं होती, और इस स्थिति में उनकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। ये हमारे लिए एक काला सच के बराबर है, जिसको हम मानते हैं कि हम पुरुष और महिला को एक समान मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। कार्यबल भागीदारी, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, वो कार्यबल भागीदारी माना जाता है। तो पुरुषों को कार्य योग्य माना जाता है, वो हर एक कार्य में आगे रहते हैं, जबकि महिलाओं को ऐसा करने नहीं दिया जाता है। ये हमारी एक मानसिक सोच है ना, जबकि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। अत्याचार और अपराध, तो दहेज, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा आदि, ये सभी महिलाओं के साथ ही घटनाएं होती हैं, पुरुषों के साथ नहीं होती हैं। इससे पता चलता है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में, नहीं देश नहीं कहेंगे, पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। जैसा कि एप्स्टीन फाइल में अभी आपने बात देखी होगी, तो महिलाओं को एक अलग दृष्टि से समाज में देखा जाता है। ये सब किसकी देन है? समाज की देन है, ना कि किसी ऊपर वाले की या कोई जैविक हो। मुख्य अवधारणा क्या है? तो मुख्य अवधारणा है आपकी लैंगिक भूमिकाएं, है ना, समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। उपेक्षित व्यवहार और लिंग पहचान, व्यक्ति की अपनी लिंग की आंतरिक अनुभूति होती है लिंग पहचान, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, लैंगिक समाजीकरण। सामाजीकरण यानी सोशलाइजेशन क्या होता है? समाज द्वारा लिंग संबंधी व्यवहार सिखाना कि लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़कों को रोना नहीं है, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां ये करती हैं। तो इस तरीके से जो व्यवहार, खाना पकाना और घर के काम करना ये लड़कियों की जिम्मेदारी है, बाहर के काम करना वो लड़कों की जिम्मेदारी है। लैंगिक रूढ़वादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं जो परंपरागत चला आ रहा है। तो लैंगिक आधारित मान्यता, जैसे लड़के नहीं रोते हैं, तो कुछ मान्यताएं होती हैं कि लड़कियां ये काम करती हैं, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, जबकि लड़के तो पता नहीं क्या ही होते हैं। तो इस तरीके से जो हमने रूढ़वादिता बना रखी है, एक नियम बना रखा है, एक कानून बना रखा है, वो समाज ने क्रिएट किया है। लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाता है। ये आपने देखा भी होगा कि मेल के साथ अलग व्यवहार होता है, फीमेल के साथ अलग व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा लैंगिक भेदभाव होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह, किसी लिंग के प्रति पक्षपात व नापसंदी, इसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ें पहले से सीखे होते हैं और उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरी जगह कर रहे होते हैं। मान लो आपकी जो दृष्टिकोण है वो महिलाओं को लेकर नेगेटिव है, मतलब महिलाएं गलत करती हैं, महिलाओं से करना नहीं आता है, महिला कर नहीं सकती हैं। तो जब भी कोई महिला आपके सामने आएगी तो आप उसी नज़रिए से उसे देखेंगे कि ये एलिजिबल नहीं है या कर नहीं सकती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। व्यवसायिक लिंग भेदभाव, ये भी होता है, कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव होता है। जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं आर्मी में नहीं जा सकती या वो बड़ी नौकरी नहीं कर सकती, इस तरह की चीज़ें। शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये शिक्षक की भूमिका है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए लड़के या लड़की दोनों क्या है, समान है, लेकिन ज़्यादातर कक्षा में ऐसा नहीं देखा जाता है। संवेदनशीलता वातावरण को तैयार करना ताकि सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो सके, और रूढ़ियों को तोड़ना और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना। समावेशी दृष्टिकोण का मतलब है कि उसके लिए क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा, स्टूडेंट, छात्र है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर ब्राइसिस ऑफ द क्लासरूम विवरण, लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है ना। जैसे अधिक शैक्षणिक सहायता, प्रशंसा और नेतृत्व के अवसर दिए जाते हैं, किसको? लड़के को, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये एक रूढ़वादिता है, इसको ख़त्म करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। वो ध्यान रखिए कि क्लास में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी एक पक्ष को आप ज़्यादा वोट कर रहे हैं। लड़कियों से कम अपेक्षाएं होती हैं, शांति, शिष्टता और सीमित अपेक्षाएं लड़कियों से रखी जाती हैं। लड़कियां शांत रहेंगी, लड़कियां बात नहीं करेंगी, लड़कियों से अपेक्षाएं कम हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये पूर्वाग्रह, चर्चा में असमान भागीदार, पूर्वाग्रह के मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हमारी मेंटेलिटी है, जैसा हमने देखा है, जैसा हमने सोच बना ली है, उसके हिसाब से होती है सारी चीज़ें। लड़कों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों की राय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ये पूर्वाग्रह के नतीजे हैं, है ना, जिनको हमें बदलना है, ध्यान रखना है, ठीक। अगला है विषयों पर
विषयों में पक्षपात। विषय में पक्षपात होता है, लड़कों को गणित विज्ञान के श्रेष्ठ माना जाता है जबकि लड़कियों को ये चीज़ें प्रीफर नहीं की जाती, उन्हें बायोलॉजी वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो ये भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। पाठ्यक्रमों में सामग्री भेदभाव, संसाधनों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व करना, ठीक, और भाषाई पूर्वाग्रह, शिक्षा द्वारा लिंग भेदी भाषा का प्रयोग करना, ये भी एक हमारा एक भाषाई पूर्वाग्रह होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव हैं जिनको हमें खत्म करना है। लैंगिक, देखो लैंगिक भेदभाव का प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव होगा इससे? शत्रुता, विद्यालय व अधिकारियों के प्रति नाराजगी हो जाएगी। अब किसी के साथ आप लैंगिक भेदभाव करोगे तो आगे चलकर वो उस चीज़ का भड़ास निकालेगा ही निकालेगा। मान लो किसी लड़की की उपेक्षा बचपन से लेकर हुई है, उसे छोड़ा गया क्लास में, पीछे रखा गया, अंत में वो अगर किसी के सामने कहीं भी जाती है तो वो पुरुषों के प्रति एक अलग ही रवैया अपनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। विस्थापन, सामाजिक अलगाव व अकेलेपन की भावना निहित हो जाती है। बच्चा सोचने लगता है कि मेरा समाज में कोई भी अधिकार नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता हूँ। खराब प्रदर्शन, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और तो उपलब्धियों में गिरावट देखने को मिलेगी। जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो खुद सोचने लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ और वो उतनी अचीवमेंट नहीं करेगा जितनी उसे करनी चाहिए। असफलता, उपेक्षाओं को पूरा करना न कर पाना और निराशा, भविष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपनाने लगते हैं। अगला चलें, अगला क्या है आपका उपाय, लैंगिक भेदभाव से कैसे उबर सकते हैं, है ना। लैंगिक भेदभाव से उबरने के उपाय हैं। पहला है लिंग न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी आपको इस तरह का व्यवहार करना है जिसमें किसी को भी लिंगबद्ध यानी मेल और फीमेल में वर्गीकृत न किया जाए, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात। दूसरा है सचेत निगरानी, ये ध्यान से देखना है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा क्लास में कि आप लड़कों को अलग ट्रीट कर रहे हैं, लड़कियों को अलग ट्रीट कर रहे हैं, इससे ही भेदभाव शुरू होता है ना। लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग नहीं करना है कि आप लड़के हैं, आप लड़कियां हैं, लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी, लड़के वैसे नहीं करेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग समाज में नहीं करना है। और समान भागीदारी देना है सबको समान, चाहे वो आपका खेल हो, है ना, भाषा हो, ज्ञान हो, परंपरा हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, हर एक में, स्कूल में और काम में, ऑफिस में, हर जगह हमें लड़कियों को बराबर भागीदारी देनी है, लड़कों को बराबर भागीदारी पर रखना है ताकि दोनों के अंदर क्या हो, समानता आए। समान उपेक्षाएं दोनों से बराबर उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे माता पिता को देखा, माता पिता कहते हैं लड़का है, हमें हमारे बुढ़ापे में हमें खाना देगा, और लड़की है जो कि बुढ़ापे में खाना नहीं देगी, तो ये चीज़ ही गलत है। इसी से क्या मिलता है, लैंगिक रूढ़वादिता होती है, ये ध्यान रखना है। रूढ़वादिता को चुनौती देना, अगर कोई चीज़ है कि केवल लड़कियां ही कर सकती है, जैसे किचन का काम केवल लड़कियां ही करेंगी, तो ये चीज़ गलत है, यही रूढ़वादिता है। इसी को ख़त्म करना है और सबको बराबर बोलना है। खाना बनाना लड़कों को भी आना चाहिए और लड़कियों को भी आना चाहिए। समान अवसर व संसाधन, दोनों को समान अवसर व संसाधन प्राप्त होने चाहिए, जिससे क्या हो, वो दोनों के दोनों ही समान रूप से अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सकें। अगला है महिलाओं के योगदान को मान्यता, महिलाओं के योगदान को भी मान्यता मिलनी चाहिए और उन्हें समाज में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगला है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर, संसाधन व समर्थन देना। लक्ष्य क्या है, भागीदारी में समानता होनी चाहिए, रूढ़वादी से मुक्त अधिगम और बाधाओं में समाधान, ठीक है ना। लैंगिक संवेदनशीलता, देखिए लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, जैसे लिंग संबंधी मुद्दों व पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूकता और समझ विकसित करना, ये क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता है। उद्देश्य क्या है, विविध लिंग पहचान को समाप्त करना, जैसे कि कपड़े या क्लास में कार्य या घर में कार्य। तो ये जो विविध पहचान है, लिंग पहचान है, उनको उन विविध लिंग पहचान का सम्मान करना। तो जो आइडेंटिफिकेशन है, हर एक काम को सम्मान की दृष्टि से देखना। अब जब आप खाना बनाने को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तभी तो बच्चे भी, लड़के भी खाना बनाएंगे ना, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। अब लड़का खाना बनाने लगे, ओ लड़का खाना बना रहा है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। वो समावेशी वातावरण का निर्माण करना, समावेशी मतलब सबको समान अवसर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देना और सहानुभूति एवं आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। तो ये चार जो है वो मुख्य उद्देश्य हैं जो कि क्या करते हैं, लैंगिक संवेदनशीलता को समाप्त करने का, या जो लैंगिक संवेदनशीलता है उसको सशक्त करने का निर्माण करते हैं। समाज में लैंगिकता का महत्व क्या होता है, समान अधिकार, है ना। जैसे
LGBTQIA को समान अवसर, विवाह अधिकार, शिक्षा अधिकार आदि होते हैं। शिक्षा में समावेशी कानून संरक्षण धारा 377 को 2018 में समाप्त कर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है, ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और क्वेश्चनिंग, है ना। एक नस्ला है बनाम भारत सरकार 2014 सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, यानी जो थर्ड जेंडर है उसको भी सरकारी मान्यता मिल गई है, ये ध्यान रखिएगा। उनको समान अवसर है, समावेशी की तरह उन्हें भी समान अवसर दिए जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन, जैसा कि हम वीडियो का अंत में करते ही करते हैं। यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा एकदम सटीक और सही जानकारी के साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, बुकिश नॉलेज को हम देते हैं, AI का इस्तेमाल नहीं होता है कि सारी चीज़ें AI से उठा के रख दी जाएँ, ठीक है। TRP बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है शिक्षा को सही और सही रूप से पहुँचाना। अगर वीडियो पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं चाहिए, 1000 हो जाए बस, उसके बाद मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आपसे। तो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन बनता है। चलिए आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेक्स किससे संबंधित है। सेक्स किससे संबंधित है, तो सेक्स जो है वो एक जैविक आधार होता है। जैविक आधार मतलब बायोलॉजिकल है, ये समाज के द्वारा दिया हुआ नहीं है। कैसा है, बायोलॉजिकल है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, दूसरा है। जेंडर किससे संबंधित है। अब देखो जेंडर की बात करें तो जेंडर जैविक नहीं होगा, है ना। जेंडर जैविक नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं के द्वारा जेंडर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। सेक्स अलग चीज़ है, जेंडर अलग चीज़ है, ध्यान रखना है। दोनों का अंतर पता है, सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जेंडर सामाजिक होता है ना। अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, थर्ड। सेक्स की उत्पत्ति किससे हुई है। सेक्स की उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई है, वो एक नेचुरल तरीके से हुई है, यानी प्राकृतिक हुई है, समाज ने नहीं दिया, समाज ने जेंडर दिया है, ध्यान रखना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। बी वाला उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न संख्या 4, जेंडर किसके द्वारा निर्मित होता है। जेंडर जो है वो समाज के द्वारा निर्मित होता है, ये ध्यान रखिएगा। जेंडर किसने निर्मित किया है, समाज ने निर्मित किया है। अगला, निम्न में से कौन परिवर्तनशील है। सेक्स को बदल सकते हैं हम, या जेंडर को बदल सकते हैं, जैविक लिंग को या शारीरिक संरचना को। तो जेंडर जो है वो परिवर्तनशील है, जेंडर को हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो इनके आंसर लगाना बहुत ईजी हो जाता है। समाज द्वारा निर्धारित उपेक्षित व्यवहार को क्या कहते हैं। समाज द्वारा निर्धारित उपेक्षित व्यवहार को क्या कहेंगे, जेंडर भूमिका कहेंगे। क्या कहेंगे, जेंडर भूमिका कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति की अपनी लिंग के प्रति आंतरिक अनुभूति क्या कहलाती है। तो अपनी खुद की लिंग के प्रति आंतरिक अनुभूति जेंडर पहचान कहलाती है। क्या कहलाएगी, जेंडर पहचान कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, समाज द्वारा लिंग संबंधित व्यवहार सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लिंग संबंधी व्यवहार सिखाने की प्रक्रिया कहलाएगी जेंडर समाजीकरण। क्या कहलाएगी, जेंडर समाजीकरण कहलाएगी, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9, लड़के रोते नहीं हैं जैसी अवधारणाएं क्या कहलाती हैं। लड़के रोते नहीं हैं जैसी अवधारणाएं क्या कहलाएंगी। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला चलते हैं, लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार को क्या कहते हैं। लिंग के आधार पर जो अनुचित व्यवहार होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो अनुचित व्यवहार करना लिंग के आधार पर, तो ये कहलाएगा हमारा जेंडर भेदभाव। क्या कहलाएगा, जेंडर भेदभाव कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 11, किसी एक लिंग के प्रति पक्षपात को क्या कहते हैं। एक लिंग के प्रति जो पक्षपात हो रहा है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो ये जो लिंग के प्रति जो पक्षपात है उसको हम कहते हैं जेंडर पक्षपात। क्या कहेंगे, जेंडर पक्षपात कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। अगर आप वीडियो पर हैं तो सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं जाता, क्या पता आपकी कौन सी वीडियो आपके काम की हो, तो प्लीज़ 1 सब्सक्रिप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को क्या कहेंगे। कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को जो कहते हैं व्यावसायिक लिंग भेदभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यावसायिक लिंग भेदभाव कहेंगे। अगला है, लिंग स्थिति का प्रमुख संकेतक क्या है। लिंग स्थिति का प्रमुख संकेतक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी, यानी आय, शिक्षा व स्वास्थ्य, ये सभी संकेतक हैं किसके, लिंग स्थिति के, ये ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न संख्या 14,
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का किसका संकेतक है? तो लिंग अनुपात का है। किसका है? लिंग अनुपात का है। प्रश्न संख्या 15, कक्षा में लड़कों पर अधिक ध्यान देना किसका उदाहरण है? कक्षा में लड़कों पर अधिक ध्यान देना किसका उदाहरण है? तो पक्षपात का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पक्षपात का उदाहरण है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, लड़कियों से कम उपेक्षा रखना किसका उदाहरण है? लड़कियों से कम उपेक्षा रखना जो है वो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। आगे चलें, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 17, कक्षा चर्चा में लड़कों को अधिक महत्व देना क्या कहलाएगा? अगर लड़कों को आप अधिक महत्व दे रहे हैं तो वो जेंडर भेदभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेंडर भेदभाव कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, शिक्षक का कौन सा कार्य लैंगिक समानता को बढ़ाता है? तो 18 का हो जाएगा बी वाला, समान अवसर देना। कौन सा? समान अवसर देना, ध्यान रखना है। अगला है, लैंगिक भेदभाव का एक प्रभाव क्या है? लैंगिक भेदभाव का एक प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंसा। क्या होगा? हिंसा इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20, लैंगिक भेदभाव से किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है? तो लैंगिक भेदभाव से किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है? हीनता की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। लैंगिक भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अगला है, लैंगिक भेदभाव से लड़कियों में क्या बढ़ सकता है? लैंगिक भेदभाव से लड़कियों में क्या बढ़ेगा? तो इसमें ये ध्यान रखना है, जब लैंगिक भेदभाव होगा तो लड़कियों में आत्मसंकोच बढ़ेगा, यानी वो समझने लगेंगी हम समाज के योग्य नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, लैंगिक भेदभाव को कम करने का उपाय क्या है? लैंगिक भेदभाव को हम कम कैसे कर सकते हैं? समान अवसर देकर लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग किसके लिए आवश्यक है? लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग जो है वो किसके लिए आवश्यक है? समानता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होता है, समानता बढ़ाने के लिए। अगला है, लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है? लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा दोनों को समान अवसर देना, यानी लड़के और लड़की दोनों को क्या? समान अवसर देना लैंगिक समानता कहलाएगा। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग मुद्दों के प्रति जागरूकता। लिंग मुद्दों के प्रति जागरूकता वो है लैंगिक संवेदनशीलता होगी। लैंगिक संवेदनशीलता का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या? अगर उद्देश्य की बात करें तो समान अवसर देना, ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 27, LGBTQIA का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और असेक्सुअल, यानी इन सभी को एक साथ जोड़कर LGBTQIA बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 28, NAL ऐसे नालसा बनाम भारत सरकार का निर्णय किस वर्ष आया? नालसा बनाम भारत सरकार का जो निर्णय आया वो आया हमारा 2014 में। किस वर्ष आया? 2014 में आया, ध्यान रखना है। अगला है, नालसा 2014 में ट्रांसजेंडर को क्या दर्जा दिया गया? थर्ड जेंडर का। किसका दिया गया? थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा 2018 में समाप्त कर दी गई? भारतीय संविधान की कौन सी धारा? तो इसका सही उत्तर आपका धारा 377 को समाप्त कर दिया गया। धारा 377 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 2018 में। ठीक है, इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।